हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप जो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय गाइस, टुडे इज़ 3 जनवरी एंड चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स की कैसे कैसे क्वेश्चंस दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स, तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। तो जैसे आज पेज 1 पे न्यूज़ है कि पाकिस्तान का वो जो ज़ाकिर रहमान लखवी उन्होंने अरेस्ट किया है, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसमें मेन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। ये कई बार पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं, ग्रे लिस्ट। तो इसके अंदर मैंने नोट्स बनाए हैं, यू कैन लुक एट दिस। कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1989 में फाउंड हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। ये ज़रूर याद रखने वाली चीज़ है कि 1989 में बनी थी, G7 ने बनाया था। तो बेसिकली करती क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। बेसिकली ये जो बनी थी तब ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी थी। 2001 में इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो सिंस 2000
ये अब हम कई बार पूछ सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट ये शुरू से थी, नहीं, ये सिंस 2000 से स्टार्ट किया इन्होंने, FATF ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। बेसिकली ब्लैक लिस्ट ये फॉर्मल नेम नहीं है, फॉर्मली इट इज़ कॉल्ड कॉल फॉर एक्शन, और ग्रे लिस्ट को बोलते हैं अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शंस। ब्लैक लिस्ट में फिलहाल 2 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ये याद रखने वाली चीज़ है, और ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ पाकिस्तान उसमें है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर हम भी हैं। अब जी से हमें पता चल गया FATF क्या है, तो जैसे ही इसमें आता है ना, जैसे कि G7, यू शुड नो कि G7 क्या है। तो G7 जो है ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं। अगर हम अमेरिका साइड देखें तो US कनाडा, यूरोप में आ जाएँ तो आती है फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, और अपने इधर आ जाएँ तो एशिया साइड आ जाएँ तो जापान। ठीक है, ये बनी थी 1975 में। 1975 में US ने बेसिकली ये स्टार्ट किया था, इसको बनाना, एक लॉबी बनानी शुरू की थी इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की। तो कनाडा को ऐड हुई थी 1976 में, ओके 1976 में ऐड हुई थी। एंड जब ये मिलते हैं तो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिलते हैं जब इनकी एनुअल समिट होती है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स में। G7 जो है G8 बन गया था 1997 में। ठीक है, रशिया को दे ऑल्सो इन्वाइटेड टू G7, तो तब ये 1997 में G8 बन गया था। बट जैसे ही रशिया ने, आपको पता है यूक्रेन के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जब उसने क्रीमिया को ओवरटेक किया था तब इसको निकाल दिया था G8 से, तो इन 2014, तो अब दोबारा से ये G7 बन चुका है। कई बार ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हम सोचते हैं यार ये बेसिक क्वेश्चंस इतने पुरानी वाली न्यूज़ अब क्यों पूछी है। तो कई बार ये क्वेश्चंस न्यूज़ में होते हैं, जैसे FATF न्यूज़ में है, तो FATF किसने बनाई थी? G7 ने। तो G7 भी आपको पता होना चाहिए कि G7 क्या है। अगर अभी आप ये न्यूज़ में देखें तो एक ये ज़रूर साथ में है कि एंड इट्स एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। अगर आपको इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन आ जाए एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप क्या है, तो यू वोंट बी एबल टू रिकलेक्ट कि ये है कि एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। बेसिकली एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप क्या है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी FATF का स्टाइल का है, बस ये, बट ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मतलब ये है FATF का ही पार्ट, बट ये रीजनल, जैसे सपोज करिए कि इंडिया के पार्ट्स हैं, हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है ना, स्टेट्स को CMs कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये FATF का पार्ट है, रीजनल पार्ट है। ठीक है, ये बना था 1997 में बैंकॉक में, इसका हेडक्वार्टर्स आई थिंक सिडनी में है। ऑलराइट, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट्स याद रखना, G7 ने बनाया था वो। FATF मनी लॉन्ड्रिंग ही सबसे पहले इंक्लूड करी गई थी। 2001 में इन्होंने टेररिज्म फाइनेंसिंग इन्वॉल्व की। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बड़े आराम से मेरे जो मैं बता रहा हूँ उनको 2-3 बार सुनना चाहें, 2-3 बार सुनिए, उसके नोट्स बनाइए कि FATF हमने पढ़ा, FATF से G7 से बना था, तो G7 क्या है, FATF में ब्लैक लिस्ट क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट में कौन आता है, ग्रे लिस्ट में कौन आता है, G7 कब बना, G7 क्या क्या है। ये रोज़ अगर आप पढ़ते हैं ना न्यूज़ में, तो यू गेट मोर पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स। सेकेंड न्यूज़ है ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में, कि दिसंबर में ट्रेड डेफिसिट ये वो, तो दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या, आपने, आई नो दैट यू विल रीड इट इन इकोनॉमिक्स, बट थोड़ा सा मैं अपना बता देता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए बात, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। तो देखिए, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। बेसिकली क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। एक चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, याद रख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOPs। उसके अंदर 2 अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट आपको पता है विद इन अ ईयर वाला जो ट्रांजेक्शन्स होती है, कैपिटल जो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। अब करंट में क्या आता है, नेट विजिबल्स आते हैं और नेट इनविजिबल्स आते हैं। नेट विजिबल्स मतलब, विजिबल क्या होता है, जो आप देख सकते हैं, ओके। तो करंट में आता है ट्रेड इन गुड्स, जैसे आपने यहाँ से तेल भेजा, वहाँ से कुछ और मंगवा लिया, आपने ऑयल मंगवा लिया, यहाँ से आपने ज्वेलरी भेज दी, कुछ भी भेज दिया, तो दैट इज ट्रेडिंग गुड्स। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो आपके करंट अकाउंट में सरप्लस है या करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये कहते हैं ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में एक गुड्स भी एक पार्ट है। इट इज़ नॉट कि करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब अगर ट्रेड में अगर हमारा डेफिसिट है गुड्स में, तो नहीं, गुड्स भी एक पार्ट है करंट अकाउंट का। एक तो ट्रेड हम गुड्स में करते हैं, एक हम करते हैं ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो यहाँ पे BOP खुले हुए हैं और BPO खुले हुए हैं, तो वहाँ से हम सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, यहाँ से जो हमारी कंपनीज बाहर हैं और या यहाँ पे हैं, जो डिविडेंड्स या तो आप भेज रहे हो या तो डिविडेंड्स आ रहे हैं, या प्रॉफिट्स भेज रहे हो या इंटरेस्ट भेज रहे हो, इंटरेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये आ जाता है ट्रेड इन सर्विसेज। नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज मतलब सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, जो भी, मतलब या तो हम उनको दे रहे हैं या तो वहाँ से आ रहा है, ये भी करंट अकाउंट में आता है।
प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी आया था कि गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये पूछ लिया था इन्होंने मेरे ख्याल से 2013 पता नहीं 14 में पूछा था कि 4-5 ऑप्शंस दे दिए थे कि करंट अकाउंट में कौन-कौन सा आएगा। तो याद रखना, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, जो आपके घर वाले बाहर हैं, एक्सपैट्रिएट्स जिनको बोलते हैं, वो वहाँ से जो पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, वो भी वहीं से। गिफ्ट्स आता है, कुछ भी आता है, ऑफिशियल्स भी आते हैं तो वो भी। तो दैट इज, ये नेट इनविजिबल से, ये नेट विजिबल से, ये दोनों मिला के करंट अकाउंट बनाता है। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? एफ डी आईज, एफ आई आईज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमारे बैंक्स या बोरोइंग्स लेते हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो होती हैं हमारी, एनआरआई डिपॉजिट्स जो होते हैं, रूपी डेट सर्विस जो होती हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो हम लेते हैं, वो सब कैपिटल अकाउंट में आता है। आपको मैं इंसिस्ट करूँगा कि इसको पॉज करके इसको दोबारा अपने हिसाब से लिख लीजिए कि करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज प्लस रेमिटेंसेस, ओके। और कैपिटल अकाउंट में जो, अगर हम कई बार पूछ लेते हैं कमर्शियल बोरोइंग्स किस में आएंगे, यार आदमी सोचता है कमर्शियल बोरोइंग्स तो यार लेगा बैंक और दे देगा तुरंत, तो ये तो करंट अकाउंट में नहीं, इट इज़ इन कैपिटल अकाउंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आती हैं कैपिटल अकाउंट, ये अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत बार इसके क्वेश्चन आते हैं एंड यू शुड नो, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए आपको। अब पेज 2 पे कुछ क्वालिटीज़ का था कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन गया, वो तो रोज़ कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, और उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए हमें कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। कि जैसे ये एक तो पहली बात स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि इट इज़ अ स्टैचूटरी या क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी। स्टैचूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट, मतलब जब एक लॉ बनता है, कैसे बनता है, जब उसको लोकसभा राज्यसभा पास कर देते हैं तो वो लॉ एक्ट बन जाता है। जो एक्ट बनने के बाद जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये ज़रूर आप याद रखना, एनवायरनमेंट। ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड लेटर उसको एयर की पॉल्यूशन का भी जिम्मा दे दिया था, मगर पहले वाटर का दिया था। ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। आप में बिलीव मी कि क्वेश्चंस इतना घुमा के दे देते हैं कि आप उस टाइम सोचते हो कि मतलब इतना छोटा सा पॉइंट हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। तो ये याद रखना कि ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर वाटर एक्ट। कई बार पूछ लेते हैं कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो आदमी सोचता है यार ये भी हो सकता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही समझते हैं हम लोग, तो एयर में हुई होगी। तो याद रखना कि नहीं नहीं नहीं, 1974 में हुई थी अंडर वाटर एक्ट। एयर एक्ट तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 1981 में इंटरेस्ट की गई थी, बट ये 1974 में जो बनी थी तो इनको वाटर एक्ट के अंडर बनाया था। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हम प्रीलिम्स देने बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत बार दिया है तो मुझे पता है कि जब हम देने बैठते हैं तो वी गेट कन्फ्यूज़ कि यार ये, और उस टाइम टेंशन इतनी होती है कि हमें कहाँ समझ नहीं आता यार क्या ये एयर एक्ट होगा, ठीक है होगा। नहीं, ये चीज़ें अभी से ही समझ लोगे ना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको ठीक लगेगा। अच्छा, एक ये पेज 5 पे थी अशोक चौहान साहब की, हमारे जो मिनिस्टर हैं अपना वहाँ पे महाराष्ट्र में, कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को कोटा ग्रांट किया होता मराठा कम्युनिटी को जॉब्स के लिए, तो उन्होंने स्टे दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि ये तो 9 शेड्यूल में आता है, ये है वो है। तो 9 शेड्यूल क्या है, यू शुड गो थ्रू दिस। कि 9 शेड्यूल वैसे तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, पर आप थोड़ा सा ना साथ साथ ब्रशअप करते रहिए कि ये सबसे 9 शेड्यूल जो था बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। जब सबसे पहले हमने एक अमेंडमेंट की थी तो हमने 9th शेड्यूल ऐड कर लिया था। तो इसमें हमने न्यू आर्टिकल भी डाल दिया था 31B अलॉन्ग विथ 31A। बेसिकली जब क्या हुआ था 1951 में, बड़े बड़े ज़मींदार्स की ज़मीनें एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने, कि जो एक अबव थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आपके ऊपर है तो वो ले रहे थे। तो हर आदमी कोर्ट के पास पहुंच जाएगा कि अब गवर्नमेंट ले रही है तो कानून के तहत लेगी, तो वो कानून को चैलेंज करेंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, 31A आर्टिकल ऐड कर लिया था 9th शेड्यूल के अंडर। 31B उसमें क्या था कि इट एक्सक्लूड्स जुडिशियल रिव्यू, 31A भी 31B भी, कि कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता जो भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अगर सपोज आपने एक लॉ बनाना है और आपने कह दिया कि इट इज़ अंडर 9th शेड्यूल, तो उसमें यह था कि इसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता, मतलब इस लॉ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट एपेक्स कोर्ट ने कह दिया था कि 9th शेड्यूल भी रिव्यू में आता है
if they violated fundamental rights or the basic structure of the constitution. अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी सपोज करिए, प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है कि 9 शेड्यूल क्या स्क्रूटनी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर ये सपोज करिए आपके पास मेंस में आ जाता है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो ये वाला कि देखिए ऐसे ऐसे मराठा ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करा तो उन्होंने स्टे लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो थोड़े बहुत आप ये फॉर्डर पॉइंट्स अगर आप डाल देते हैं ना एग्जाम्पल्स, तो बड़ा अच्छा लगता है पेपर में। ओके, अब ये एक है यहाँ पेज 8 पे, दीपोर बील, असम की एक ही रामसर साइट है दीपोर बील, और दीपोर बील, और ये बेसिकली क्या है कि रामसर साइट है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। दीपोर बिल याद रख लेना, एक तो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए है असम में, कोई ऐसी बात नहीं, याद रख लेना AD, ठीक है, ADBC तो पता ही होता है, असम की दीपोर बिल हो गई। बट मेन याद रखनी चीज़ है कि रामसर साइट क्या है। ये रामसर साइट जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं ना, वेटलैंड्स मतलब झील हो गई, लेक हो गई, रिवर हो गई, कोई ऐसी जो इम्पोर्टेंट है वेटलैंड्स, ठीक है। ये कब बना था? ये बना था 1971 में, ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ओके, इसकी इनकी कोई भी रेगुलेशंस मैंडेटरी नहीं होती है, इम्पोजिंग नहीं होती है, बट फॉलो करते हैं लोग। अब ये आया होता कि ईरान ने कहा है कि भैया मैं अपना यूरेनियम जो है आई एम गोइंग टू एनरिच इट अप टू 20% प्योरिटी, ये पेज 9 पे था। तो अंडर जो IAEA में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो वो वियना एग्रीमेंट जो बना हुआ है उसमें 3.67% या बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब एक 4.5% तक थ्रेशोल्ड तक है कि आप अपने यूरेनियम को इतना एनरिच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया ये IAEA है क्या? तो IAEA है, ये देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, एंड इट इनहिबिट्स यूज़ फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये कब बना था? ये थोड़ी चीज़ें याद रखने लेना कि कब बना था, 1957 में। सोचो ना, सब लोग आज़ाद हो रहे थे 1948 में, आप ऐसे याद कर लिया कि 48 में, 47-48 में हम आज़ाद हुए, कुछ लोग लेट भी आज़ाद हुए, तो उन्होंने सोचा यार फिर लड़ाई ना हो जाए, एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना गिर दें, क्योंकि अब सब इंडिविजुअल बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने 1957 में ये बना दिया। ये बना था, इट इज़ अ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ऑटोनमस है, याद रखना ये चीज़, ये ऑटोनमस है, वॉज एस्टैब्लिश ऑटोनमस। ऑटोनमस मतलब जो अपने रूल्स होते हैं, जिसके अपने अपने आप चलती है जो, मगर ये दो एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली, ये यूनाइटेड नेशंस को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल असेंबली को ये पीरियडिकली रिपोर्ट भेजती है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट करती है उनको। याद रखना इसका हेडक्वार्टर का है वियना, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। तो याद करना है IAEA का कहाँ बना था, 1957 बना था, ऑटोनमस बना था। वो कहेंगे ये UN ने बनाया था, नहीं UN ने बनाया था, याद रखना, ऐसे ही पूछते हैं ये घुमा फिरा के, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ये कहेंगे UN ने बनाया था या US ने बनाया था या कुछ G7 ग्रुप्स ने बनाया था, नहीं, ये ऑटोनमस है, ये वैसे ही बना था अपने आप ही, मतलब इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप बनी थी, बट मतलब किसी ने प्रमोट नहीं किया था बेसिकली, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस को ये रिपोर्ट करते हैं, बट ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है और इनका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। ये हो गया, ये हो गया। और आज ना एक थोड़ा सा एक इसराइल के बारे में भी था, तो सोचा आपको बता दूं थोड़ा सा इनका इशू क्या है, थोड़ा सा ये देख लेना। वैसे तो इनके इशू चलते रहते हैं, बट थोड़ा सा ये देख लेना आप कि इसराइल, ये सारा इसराइल है, ठीक है। यहाँ वेस्ट बैंक को लेके लोगों को होता है कि वेस्ट तो वेस्टर्न साइड में होगा, बट नहीं, वेस्टर्न साइड में नहीं है, ये ईस्टर्न साइड में लगता है। इसको वेस्ट बैंक इसलिए होता है, जब ये सेपरेट हुआ था तो ये वेस्ट बैंक बन गया था, ये ईस्ट बैंक बन गया था, ठीक है। तो यहीं पैलेस्टीन है सारा। इनके साथ जो क्वेश्चन आए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि मेडिटेरेनियन सी को कौन बॉर्डर करता है, वो पूछेंगे वेस्ट बैंक। आप सोचोगे वेस्ट बैंक वेस्ट में होगा तो ज़रूर वेस्टर्न उसको करता होगा, नहीं, ये गाज़ा स्ट्रिप है। मेन इनके मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या हैं। तेल अवीव है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये इसका इशू जल्द थोड़ा बहुत इसके साथ, ये इजिप्ट है, देखिए इसराइल के साथ में ये इजिप्ट लगता है, ये दिस इज़ इजिप्ट। और इसका जो वेस्ट बैंक है ये बॉर्डर करता है जॉर्डन के साथ। अब जॉर्डन के साथ, और ये डेड सी है, तो जॉर्डन के साथ करता है, तो इसका मतलब ये इसको इस सी को वो नहीं करता, ठीक है। एक इसका मेरे साथ भी दो बारी मेरे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, गोलान हाइट्स का किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो ईरान का सीरिया के साथ जब
वॉर हुई थी, तो ये गोलान हाइट्स के बाद उसने कब्जा कर लिया था। अब तो यूएस कहता भी है कि गोलान हाइट्स जो है, यूएस ने बोला है ये गोलान हाइट्स और जेरूसलेम इज़ अ पार्ट ऑफ इसराइल। ठीक है, ये जेरूसलेम है, यहीं सारा वो रहते हैं बेचारे फ़लस्तीन वाले भी बेचारे हैं जो भी है। बट ये याद रखना, गाज़ा स्ट्रिप मेटेंसी को बॉर्डर करती है, वेस्ट बैंक नहीं, वेस्ट बैंक घेरा। वेस्ट बैंक बेसिकली ईस्टर्न साइड पे है और ये वेस्टर्न साइड पे है गाज़ा स्ट्रिप। और कुछ अगर याद करना हो तो एक अपना वो भी था कि हमास फतह, अगर अभी आया नहीं है न्यूज़ में, मैंने बता दूँ तो अगर सुनना है तो, एक हमस है ग्रुप, एक फतह ग्रुप है फ़लस्तीन में। बट जब आएगा न्यूज़ में कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तो इतना ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।